हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। तो क्या है आर्थिक समीक्षा, कौन तैयार करता है आर्थिक समीक्षा, क्या है बजट भाषण, क्या है प्रतीक कटौती, क्या है नीति कटौती, और प्रतीक कटौती, नीति कटौती या मितव्ययता कटौती पास होने पर सरकार का क्या हाल होता है, क्या है कैग, क्या है कैग की स्वतंत्रता के उपाय और क्यों जरूरी है कैग भारत में, क्यों कैग को कहा जाता है संसद का एजेंट, क्यों कैग को कहा जाता है लोक लेखा समिति का मित्र और दार्शनिक, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, आइए। आर्थिक समीक्षा, तो अभी पॉलिटी क्लास 17 चल रही है। पॉलिटी क्लास 17 का पहला पार्ट मैं अभी अपलोड कर चुका हूँ, इसको आप आई बटन में देख सकते हैं जा करके। इसमें मैंने आपको अभी तक बजट की जो फॉर्मल चीज़ें थी, बैकग्राउंड थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं शुरू करूँगा यहाँ से आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इसका मतलब ये है कि सरकार ने पिछले वर्ष जो कुछ भी काम किए हैं उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश पर क्या असर पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था के देश के विकास पर क्या असर पड़ा है, कितना असर पड़ा है, और सरकार के जो काम हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कैसी है। तरह तरह के आर्थिक आंकड़े पेश किए जाते हैं, इसी को कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। हर साल पेश ही होती है। संसद में जिस दिन बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले वित्त मंत्री संसद में आर्थिक समीक्षा पेश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आर्थिक समीक्षा तैयार कौन करता है। ध्यान रखना, इसका आंसर आमतौर पर वित्त मंत्रालय ही होता है, लेकिन अगर उसमें लिखा हो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, तो 1 सेकंड का पॉज ले लेना कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। आर्थिक समीक्षा तैयार करता है या तैयार करती है एक परिषद जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसके चीफ होते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। वो इस आर्थिक समीक्षा को तैयार करते हैं। तैयार होने के बाद वित्त मंत्रालय की फाइनल मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री इसे लोकसभा में पेश करते हैं, लोकसभा में पेश करते हैं और इसकी कॉपी जो है वो राज्यसभा में भी रख दी जाती है। अच्छा, ध्यान रखना ना, हमारे यहाँ बजट और आर्थिक समीक्षा दो ऐसी चीज़ें हैं जो लोकसभा में पेश की जाती हैं, और जैसे ही लोकसभा में पेश हो जाती हैं उसके बाद उसकी एक कॉपी जो है राज्यसभा को भी दे दी जाती है। अब इसकी बात और करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात आर्थिक समीक्षा की। अब बजट भाषण, बजट तैयार हो गया, अब बजट को संसद में रखना है। तो बजट में संसद को रखने का तरीका क्या है, एक लाल सुर्ख से रंग की फाइल में बजट आता है बंद के, ठीक है साहब। हलवे की रस्म मैंने कल आपको बताई थी, है ना, शायद वीडियो में नहीं बताई मैंने। हलवे की रस्म क्या है, कल बताया था मैंने कि जब वित्त मंत्रालय में फाइनली जब बजट बनाने का काम शुरू होता है तो वो सारे जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारी जिन्होंने अब बजट को फाइनल रूप देना है, अब वो अपने घर नहीं जाएंगे जब तक बजट को फाइनल रूप नहीं दे दिया जाएगा, बजट पेश नहीं हो जाएगा, वो अपने घर नहीं जाएंगे ताकि बजट लीक ना हो। और इस काम की शुरुआत होती है, सबसे पहले हलवा बनाया जाता है, वित्त मंत्री और सारे अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वो हलवा खाते हैं, उसके बाद फिर वो श्री गणेश कर देते हैं किसका, बजट बनाने का। ओके, तो अब जब बजट तैयार हो गया, संसद में जिस दिन बजट रखा जाएगा तो उसका तरीका ये है कि हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो लोकसभा में उस बजट को पढ़ते हैं, जो बजट उन्होंने बनाया है उस बजट को पढ़ते हैं। इसे कहा जाता है लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण। ध्यान रखना, वित्त मंत्री का जो बजट भाषण होता है वो लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। जब लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा हो जाता है तो उसके बाद इसकी कॉपी, ध्यान रखना, लोकसभा में जब वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा हो जाता है तो इसकी कॉपी फिर राज्यसभा में भेज दी जाती है, राज्यसभा के सदस्यों को सामने बजट रख दिया जाता है, ठीक है। अब तो ई बजट आ गया है, नई संसद आ गई है, सभी माननीय सदस्यों की टेबल पर टैबलेट पीसी लगे हुए हैं। तो पहले तो पूरी की पूरी फाइल जाती थी बजट की सभी सदस्यों के पास, अब पेपरलेस बजट हो गया है ना। हमारे जो पीएम हैं वो, सॉरी, वित्त मंत्री जो हैं वो भी अपने टैबलेट में देख के बजट को पढ़ रहे हैं और माननीय सदस्यों को भी टैबलेट में ही बजट दे दिया जा रहा है, लिंक दे दिया, भाई जाके इसको खोल लो। तो डिजिटल बजट या ई बजट ये हुआ। ई कैबिनेट मैंने कल बताया था। ई कैबिनेट क्या हुआ भाई, आमतौर पर कैबिनेट साथ में मिलकर के बैठती है, आमने सामने बैठ के डिस्कशन होता है, लेकिन अगर आप लोग आपस नहीं जुड़ सकते तो इंटरनेट के थ्रू वर्चुअली आप लोग आपस में जुड़ सकते हो, है ना। ऑनलाइन आप लोग आपस में जुड़ लो, कैबिनेट की बैठक हो रही है, वही होगी आपकी ई कैबिनेट। तो आप चलो, ई का ज़माना है, मैं भी आपको ई क्लास ही तो दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। आगे चले, अब बजट भाषण वित्त मंत्री का वहाँ पर हो गया। राज्यसभा का क्या रोल है अभी बात करेंगे, जब बजट दोनों हाउस से पूरा होगा ना तो राज्यसभा के रोल की बात अभी करेंगे। अब यहाँ पर उठा डिस्कशन, 3-4 वित्त मंत्री ने जो बजट भाषण अपना
कर दिया, या बजट जो है लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पेश हो गया। अब 3-4 दिन इस पर डिस्कशन होगा, जितने भी मेंबर हैं सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, इस पर चर्चा होगी। आमतौर पर विपक्ष जो है आलोचना ही करता है ना, भाई ये नहीं किया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसा वगैरह वगैरह। ध्यान रखना इस दौरान, इस 3-4 दिन की जो चर्चा है, इस दौरान आप जो है सरकार से सवाल जवाब तो पूछ सकते हैं, लेकिन बजट पर किसी भी तरह का कटौती का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है संसद की कार्रवाई कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाती है। कार्रवाई जब स्थगित हो जाती है तो ये जो बजट है, जो बजट पेश किया गया है, संसद की अलग अलग मंत्रालयों की समिति बनी हुई है, जिन्हें हम संसद की तदर्थ समितियां कहते हैं। शिक्षा विभाग के लिए अलग समिति है, स्वयं वित्त मंत्रालय के लिए अलग समिति है, रक्षा के लिए अलग समिति है ना। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। इन्हें तदर्थ समितियां भी कहते हैं, प्रवर समितियां भी कहते हैं, बजटीय समितियां भी कहते हैं। कुल मिलाकर संसद की अलग अलग समितियां हैं। जो समिति जिस डिपार्टमेंट या जिस मंत्रालय से संबंधित होती है, उस मंत्रालय का बजट उस समिति को दे दिया जाता है। वो बैठ के उसकी गहन छानबीन करते हैं। उसमें कोई काट छांट या कोई करेक्शन कराने की गुंजाइश होती है तो वो उसमें अपना सुझाव दे देते हैं। वित्त मंत्रालय उन सुझाव को देखता है और अगर वो लगता है कि हाँ भी ये सुझाव मानने लायक है तो मान लेता, ठीक है। उसके बाद फिर से जब ये सारा काम, ये सारी औपचारिकता पूरी हो जाती हैं तो संसद का सेशन फिर शुरू हो जाता है। फिर इस बजट पर डिस्कशन शुरू होता है। अब इस बजट पर रखे जाते हैं कटौती प्रस्ताव। तो ये कटौती प्रस्ताव क्या है? कट मोशन या कटौती प्रस्ताव। देखो 3 कटौती प्रस्ताव हैं, एक प्रतीक कटौती, एक नीति कटौती और एक मितव्ययता कटौती। नीति कटौती को हम कहते हैं पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। शायद मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए, वीडियो वाले तो सुन ही रहे हैं भाई। ऐसा, इसको आप ऐसा समझें, आपने कोचिंग जाना है और आपने कोचिंग जाना है तो आपने पैकेज मांगा 50,000 रुपये का घर वालों से कि भाई मुझे 6 महीने के लिए 50,000 रुपये चाहिए। अब घर वालों की सांस निकल गई, 50,000 रुपये। अब तुम्हें हिसाब बताना पड़ेगा। वही वित्त मंत्री हिसाब बता रहा है ना, वित्त मंत्री मंत्रालय को कह रहा है भाई 50,000 रुपये देने हैं। अब दूसरे लोगों की सांसें अटक गई कि 50,000 रुपये, इतने रुपये क्यों, कहाँ खर्च होंगे, इसका ये हिसाब दो, वो हिसाब दो, ऐसा हिसाब दो, वैसा हिसाब दो। तो जैसे तुमसे तुम्हारे घर वाले पूछते हैं ना, वैसे ही संसद सदस्य वित्त मंत्रालय से पूछते हैं। अब तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, भाई 50,000 कैसे, कि साहब 10,000 तो फीस है सर की। अच्छा 20,000 सर जो है कमरे का किराया खर्च हो जाएगा 6 महीने में। अच्छा 10,000 खाने खर्चे पे हो जाएगा, ओके, और 10,000 सर और खर्चे हो जाएंगे। अच्छा वैसे तो ये 50,000 6 महीने के लिए बहुत ही किफ़ायती डिमांड है आपकी, लेकिन घर वालों ने तो काटना ही है ना। तो कहेंगे अच्छा तो एक काम करो, वो वाले सर हैं वो 8,000 में पढ़ा रहे हैं, 2,000 तुम्हारे वहाँ से बचेंगे, 2,000 काट लिए 2,000, 50 में से 2,000 काट लिए, उनसे पढ़ो, वो 8,000 ले रहे हैं। वो वहाँ किराया वहाँ ले लो, वो किफ़ायती है, वो 10 की जगह, वो 20,000 की जगह 15,000 में तुम्हारा काम चल जाएगा। 5,000 वहाँ से बच गए, किफ़ायत हो गई नहीं। 5,000 भाई देखो, अगर तुम वहाँ पर रहते हो तो 20,000 तुम्हारे खर्च होंगे। हालांकि दिल्ली जैसी जगहों में 20,000 में कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। दिल्ली जैसी जगहों में अगर तुम नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाओगे तो इतने पैसे लेके जाना। कितने? इतने। हमारे यहाँ आपको सब फ्री मिल रहा है, ठीक है। इतने पैसे लेके जाना, इतनी फीस से ज़्यादा रहने का खर्च, और उसके बाद मोबाइल, गुटखा, मल्टीप्लेक्स, गांधी पार्क, लोधी गार्डन, ये गार्डन, मेट्रो और सुट्टा, चरस, बीड़ी, गुटखा और पता नहीं क्या क्या है ना, देख लेना। सुट्टा यू नो सुट्टा, हाँ, फिर पता नहीं क्या क्या है ना, ओके। तो भैया फिर इतने लेके जाना। इस सबसे पैसे से बचना तो हमारे पास आइए ना, यहाँ तो सब कुछ फ्री है, ओके। तो अब घर वालों ने कटौतियाँ लगा दी, तरह तरह की कटौतियाँ लगा दी, समझ रहे हैं, तरह तरह की कटौतियाँ लगा दी। तो अब उसी तरह से जब संसद में बजट पर डिस्कशन होने के बाद जो है सत्ता पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों जो हैं बजट में कुछ काट छांट की सिफारिश करते हैं। जब संसद का सत्र चलता है तो वहाँ पर कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं, नीति कटौती, मितव्ययता कटौती और प्रतीक कटौती। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना आप, इसमें जो किधर गए, कहाँ लिखी है मैंने, ये नीति कटौती, प्रतीक कटौती और मितव्ययता कटौती। इसमें जो नीति कटौती और प्रतीक कटौती जो हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिसी कट मोशन और इसको हम कहते हैं टोकन कट मोशन। ये विपक्ष ही लाता है, ये सत्ता पक्ष के लोग नहीं लाते। अगर सत्ता पक्ष का कोई मेंबर इस प्रस्ताव को रखता है तो ये माना जाएगा कि भाई वो अब विरोधी हो गया है, वो हमसे अलग चला गया। तो आमतौर पर ध्यान रखना है, सवाल आता है कि नीति कटौती, प्रतीक कटौती जो है वो विपक्ष ही लाते हैं। मितव्ययता कटौती को कोई भी सदस्य रख सकता है, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। अब नीति का मतलब क्या है? नीति का मतलब ये, अभी देखो जैसे हल्द्वानी में जमरानी बांध जो प्रोजेक्ट है वो बनने वाला है ना। कौन सी नदी पर बन रहा है जमरानी बांध?
गोला नदी पर, है ना। ये हल्द्वानी की जो पानी की पीने की समस्या जो है उसका समाधान करेगा, आसपास को सिंचाई भी देगा। और आपको पता है इसी जमनानी बांध से एक नहर निकलेगी, फालतू पानी जो है वो जंगल से होता हुआ कहाँ कर गिरेगा। हाँ वो तो मैंने तो आपको बता दिया था, आप तो मेरी बहन हो, है ना। हाँ दूसरे लोग बताओ, आपके बोर जलाशय में, ये जो आपका बोर और हरिपुरा जलाशय है ना, यहाँ पर आकर के वो नहर इसमें मिलेगी। फालतू पानी जो होगा इसको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रोजेक्ट जो है आपको ही फ़ायदा देगा। ओके, अब देखिए सरकार की पॉलिसी क्या है कि गोला नदी पर जो है डैम बनाया जाए, इससे हल्द्वानी और आसपास के इलाकों के जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान किया जाए। अब देखो ये सरकार की पॉलिसी है। अब विपक्ष क्या कह रहा, अरे साहब यहाँ पर आप डैम बनाएंगे तो कितना हज़ारों हेक्टेयर का इलाका जो है वो डूब क्षेत्र में आ रहा है, बहुत से लोग उसमें उजड़ जाएंगे, बहुत सी जो हमारी जंगल की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और सर हिमालय जो है वो अक्सर उसमें भूकंप आते रहते हैं, अक्सर जो है लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। अगर कभी गोला ऊपर क्या है, बलिया नाला ही तो है। गोला कहाँ से आ रही है, गोला नदी का स्रोत क्या है, बलिया नाला। और बलिया नाला का स्रोत क्या है, नैनी झील। हाँ नैनी झील, वो जब जाते हो ना जोलीकोट से ऊपर जाकर एक यू बैंड आता है, सामने से बिल्डिंग दिखती है वो, और एक नाला सा है, वही नाला तो है बलिया नाला। वो सामने नैनीताल शहर दिखता है, नैनी झील से निकल रहा। तो नैनी झील से बलिया नाला और आगे जाकर के थोड़ा सा जोलीकोट से और काठगोदाम के आसपास से जाकर इसको कहते हैं हम गोला नदी। ये आप लोग डिप्रेशन में मत जाना, इतनी ज़्यादा जानकारी जो हम दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हम इसी के आसपास रहते हैं, ठीक है। हमारे प्यारे नैनीताल के पास हम रहते हैं। आगे चलें, है ना। वो कौन सा गाना है, हम पहाड़ के लिए, ठंडो रे ठंडो हमारे पहाड़ की हवा ठंडो। कोई है पहाड़ी हम में से, आता है? हाँ पांडे जी गाना सुना है? अरे ठंडो रे ठंडो हमारे पहाड़ की हवा ठंडो। ओके चलें। तो हमने कहा साहब ये तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो जाएगा, और अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई तो पूरा काठगोदाम और हल्द्वानी शहर उस झील से बर्बाद हो जाएगा। अच्छा वो जो नहर का पानी है आप जंगल से होते हुए, टांडा रेंज से होते हुए आप हरिपुरा में भेजोगे तो कितने पेड़ कट जाएंगे साहब, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं, सरकार की पॉलिसी का, है ना। तो फिर हल्द्वानी को पानी कहाँ से मिलेगा, तो आप एक काम करो साहब, नैनीताल झील से पाइप लो, पाइप से पानी लेकर आओ और यहाँ पर उसको फिल्टर करो, उससे पिलाओ। वैकल्पिक नीति हम आपको सुझा रहे हैं। सरकार का जो काम है ना, सरकार की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफत हम कर रहे हैं। और उसकी खिलाफत करने के लिए हम पता क्या कहते हैं कि भाई ये जो इस बांध का या इस प्रोजेक्ट का जो बजट है इसमें 1 रुपये की कटौती की जाए। अब आपको साहब 1 रुपये की कटौती से क्या फ़र्क पड़ रहा, मान लो कोई फ़र्क पड़ रहा। भाई मुझे आपसे 1000 रुपये लेने हैं, 999 दे दो। अरे मुझे 800 ही दे दो, है ना। मैं कहूँगा चलो यार 200 डूब गए कोई बात नहीं, 800 तो मिल गए, है ना। तो साहब 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये रिवाज है कि जब हमने किसी मद में 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव दिया तो वो कह रहा है नीति कटौती। ये पूछ लेना, लिख लेना, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे कि 1 रुपये कटौती का मतलब नीति कटौती। और इसका मतलब क्या है, सरकार की नीति की आलोचना करना। लिखिए ना भाई अपनी कॉपी में, सरकार की नीति की आलोचना करना, सरकार के काम, सरकार को पीटना या सरकार को नीचा दिखाना या सरकार की आलोचना करना। एक बार सवाल ये भी आया था कि इसमें से कौन सा प्रस्ताव का मकसद है सरकार को पीटना। अब पीटना का डंडे से पीटना ना, सदन में डिस्कशन के दौरान सरकार को नीचा दिखाना। तो सरकार को पीटना या सरकार की नीति की आलोचना करना या सरकार की आलोचना करना, वह है 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं नीति कटौती। ओके ठीक है। चलिए फिर आता है प्रतीक कटौती, है ना। इसे प्रतीक कटौती, इंग्लिश में टोकन कट मोशन, और हिंदी में इसको कहते हैं सांकेतिक कटौती। प्रतीक कटौती, बेटा किसी ने पूछना कुछ, एक बार इसको पॉज कर दो, शायद ही पूछना चाह रहे हैं कुछ। तो कहाँ थे हम, नीति कटौती, प्रतीक कटौती और मितव्यता कटौती में। तो मैंने आपको बताया कि नीति कटौती और प्रतीक कटौती जो है वो केवल विपक्ष पेश करता है, और मितव्यता कटौती जो है विपक्ष या सत्ता पक्ष का कोई भी मेंबर रख सकता है। अब ये जो कटौती प्रस्ताव हैं केवल लोकसभा में रखे जाते हैं, राज्यसभा में ये कटौती प्रस्ताव नहीं रखे जाते हैं। ध्यान रखना, ये सवाल भी आया था कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है या राज्यसभा में रखा जाता है या नहीं रखा जाता। ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और ये आपके ये जो 3 प्रस्ताव हैं ये केवल लोकसभा में रखे जाते हैं। याद रहेगा भी, है ना। अच्छा देखो ना, आप लोग एक बार सुन के इसको याद नहीं रख पाओगे, इस वीडियो को बार बार सुनना। और इसको सुनने के तरीके क्या हैं जो मैंने किया, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। इसके सुनने के तरीके ये हैं कि बहुत सा ऐसा समय होता है जब आपके पास खाली होता है, आप किसी का वेट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम तो नहाते समय भी वीडियो चला देते हैं। हम जब पढ़ते थे ना
तो हम तो नहाते समय वीडियो चला देते, तो खाना खाते समय तो हम देखते हैं, रवीश कुमार जी को देखते हैं हम, जब भी हम खाना देखते हैं। सैटरडे संडे को रवीश कुमार जी का वीडियो नहीं आता, सैटरडे संडे से वो वीडियो नहीं बनाते। उससे पहले वो NDTV खबरें पढ़ते थे, तो वो 9 बजे आता था प्राइम टाइम रवीश कुमार जी का, तो हम 9 बजे खाना खाने बैठ जाते थे टीवी के सामने। अब यूट्यूब पे आते हैं तो आमतौर पर रात को वो 9 बजे अपलोड करता है अपना लेटेस्ट वीडियो। सैटरडे संडे को उनका वीडियो आता नहीं है, तो हमें बड़ा ख़राब सा लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं। अभी जैसे सुबह सुबह आप, मैं आपका टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ, सुबह सुबह अब जैसे सर्दियों के दिन आ गए, आप जाग तो गए हैं लेकिन होश में नहीं आए, आप पूरी तरह से नहीं जागे, है ना। पूरी तरह जागने में भी घंटा आधा घंटा लग जाता है ना, पड़े रहते हैं, ठंड लग रही है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं पता, हम लोग अपना हेडफोन लिए रहते हैं रज़ाई में, हालांकि उससे हेडफोन टूट तो जाता है। तो हेडफोन हमने लगाया कान में और वीडियो चला दी, उससे हमें जागने में और होश में आने में जो है कि मिल जाता है। इसके अलावा खाली बैठे नाश्ता कर रहे, समय है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, अब उन 24 घंटों का कौन इस्तेमाल कैसे करता है ना। उनको रील देखने में खर्च कर लो या कुछ जानने में खर्च कर लो। अभी पढ़ लोगे तो कहीं जॉब लग जाएगी बेहतर, पैसा आने लगेगा तो ज़िंदगी जी लेना, नहीं तो परेशानी रहोगे। ओके, तो इसको दोबारा देखा करो, बार बार देखा करो। अच्छा, एक बार जब जैसे आप एक बार अखबार पढ़ लेते हैं ना, तो दूसरा अखबार पढ़ेंगे समय कम लगेगा। उसी तरह से जब आप वीडियो एक बार देख लेंगे ना, तो दूसरी बार जब देखेंगे तो और कम समय, तीसरी बार देखेंगे तो और कम समय, फिर आप उसको भगा भगा के देखेंगे दूसरी और तीसरी बार। जैसे फिल्म देखते हैं ना, दूसरी तीसरी बार जब आप फिल्म देखते हैं तो भगा भगा के देखते हैं, जो सीन आपको उसमें अच्छे लगते हैं वही देखते हैं, है ना। चुप चुप के देखिए राजपाल यादव वाली, मैंने कई बार देखी है, राजपाल यादव के सीन में देखता हूँ, है ना। ओके, तो नीति कटौती, प्रतीक कटौती और मितव्यता कटौती। नीति कटौती 1 रुपये मैंने आपको बताया, अब प्रतीक कटौती या सांकेतिक कटौती 100 रुपये, प्रतीक कटौती या सांकेतिक कटौती 100 रुपये कटौती। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सरकार के काम करने की तरीके की आलोचना करना, कि भाई इस तरह से नहीं उस तरह से काम करो, ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है। इसको हम कहते हैं, सरकार को काम करने से नहीं रोक रहे हैं हम, उसकी पॉलिसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, काम करने का जो तरीका है वो हमें पसंद नहीं है, तो इसमें हम देते हैं 100 रुपये कटौती का प्रस्ताव। इसे हम कहते हैं टोकन कट मोशन या प्रतीक कटौती, ठीक है। फिर आता है मितव्यता। मितव्यता यानी इकोनॉमी या इफिशियंसी या किफ़ायत। किफ़ायत का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल रूस से लड़ाकू हवाई जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, 50,000 करोड़ का ये है प्रोजेक्ट है, रूस से 50,000 करोड़ रुपए के फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए विपक्ष उसमें या सत्ता पक्ष का ही कोई कैंडिडेट है या क्लाइंट है या लोकसभा का मेंबर है, वो एक प्रपोजल रखता है कि साहब ये जो रूसी कंपनी है, बजाय इससे खरीदने के उस वाली कंपनी से, वो फ्रांस की कंपनी है ना, उससे खरीद लो, वो 50 की जगह 40,000 करोड़ में आपको ये जेट दे रही है और एक जेट ज़्यादा दे रही है, और साथ ही साथ आपको 5 साल की गारंटी वारंटी भी दे रही है, और कह रही है अगर इसमें कोई खराबी आई तो आपके यहाँ आकर के सही करेंगे। इसको कहते हैं हम किफ़ायत। तो इसको किफ़ायत का करने का तरीका क्या है, ये यहाँ पर ना मैंने 100 रुपये लिख दिया है, गलत लिख दिया है मैंने जल्दबाजी में ना, ये जो 100 रुपये लिखा है ना मैंने गलत लिखा है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसमें करेक्शन कर लेना, ये गलत लिख दिया है, ये 100 रुपये नहीं होता है, ये इसमें कहा जाता है एक निश्चित अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जो भी है। मान लीजिए 50,000 करोड़ है तो आप इसमें से 10,000 करोड़ की कटौती कर दो, या 10,000 करोड़ का बजट है तो इसमें से 1,000 करोड़ की कटौती कर दो, इसको कहते हैं किफ़ायत, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, मितव्यता में क्या है, एक निश्चित राशि की कटौती। देखिए अब मैं बोर्ड पे इन चीज़ों को पहले इसलिए लिख लेता हूँ, अब देखिए ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी समय लग गया इसको लिखने में, तो इस बीच वीडियो चलती रहेगी, तो मैं इसलिए बोर्ड पे पहले इन चीज़ों को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। आगे चलें, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि नीति कटौती, मितव्यता कटौती और सांकेतिक कटौती केवल लोकसभा में रखे जाएंगे, और मितव्यता कटौती सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी रख सकता है। नीति और प्रतीक कटौती केवल सत्ता पक्ष का ही लोकसभा सदस्य रखेगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर आ जाती है एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक की। ये क्या है, विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल? हिंदी में विनियोग विधेयक और इंग्लिश में एप्रोप्रिएशन बिल। देखिए भाई साहब, वित्त मंत्री का बजट भाषण हो गया, सारे कटौती प्रस्ताव रख दिए गए, है ना, और सारे कटौती प्रस्ताव वगैरह रख दिए गए। अब होगा क्या, अब होगा ये, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मुझे आपको बताना चाहिए था गिलोटिन। अच्छा, गिलोटिन जो है, अब ये सारा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं इस साइड को इरेज करने जा रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो, क्योंकि मैं इस साइड को इरेज करने जा रहा हूँ। नहीं उसको रहने दीजिए, इतनी देर में स्क्रीनशॉट हो जाता है। अब आप देखें, ये
अब जब सारे कटौती प्रस्ताव वगैरह रख दिए जाएंगे तो हर मंत्रालय की ग्रांट लाई जाएगी। वित्त मंत्री जो है फाइल क्या, अब तो लिंक भेजेगा कि साहब ये अब रक्षा मंत्रालय आ गया, आइए इस पर डिस्कशन हो गया, इसके बजट को पास कर देते हैं। अब वित्त मंत्री खड़ा होगा और कहेगा भाई रक्षा मंत्रालय का इतना बजट, इस पर चर्चा हो गई, कटौती वगैरह हो गई है, तो इसको आइए पास कर देते हैं। तो जो लोग इसकी फेवर में हैं वो हाँ बोलें, जो फेवर में नहीं है वो ना बोलें। अच्छा, ये नीति कटौती, प्रतीक कटौती या मितव्ययता कटौती है ना, इस पर सरकार जो है विपक्षी सदस्यों को मनाने की कोशिश करती है। या तो उनकी कुछ बातें मान लेती है या उनसे कहती है भाई तुम मान जाओ। नहीं मानते तो आपको पता ही है सरकार के पास बहुमत तो है ही, तो जैसा सरकार चाहती है वैसा ही हो जाता है। ठीक है, अब एक एक मंत्रालय के बजट को जो है कि लोकसभा में रखा जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में कई सारे मंत्रालय होते हैं। हर मंत्रालय का बजट आता है, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, फिर वो पास होता है। फिर नया आएगा, उस पर चर्चा होगी, कटौती प्रस्ताव रखाए जाएंगे, फिर वो पास होगा। फिर नया आएगा, उस पर चर्चा होगी, कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे, अगर कोई रखना चाहे तो फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर वो पास होगा। हर मंत्रालय के बजट को इस तरह से गुजरना होगा। अब दिक्कत ये है कि इस प्रोसेस में संसद को मिलते हैं 26 दिन, लोकसभा राज्यसभा को इस प्रोसेस के लिए मिलते हैं 26 दिन, टोटल 26 दिन मिलते हैं। उसमें कोई छुट्टी वगैरह भी आ जाती है। तो आमतौर पर सभी मंत्रालयों के बजट पर चर्चा ही नहीं हो पाती। कटौती प्रस्ताव तो छोड़ो, चर्चा नहीं हो पाती समय के अभाव के कारण। आमतौर पर सभी मंत्रालयों के हर बार ऐसा होता है। बहुत से मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनके बजट पर चर्चा ही नहीं होती और समय आ गया कि भाई अब तो बजट पास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम रुक जाएगा। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष गिलोटिन का इस्तेमाल करता है। गिलोटिन हिंदी में कहते हैं, गिलोटिन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? अरे वाह, कर्तन मंत्र। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है यार, वेरी गुड, तुमको याद रहा, इसका मतलब दिमाग प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो गया है। वेरी गुड। इनको एक समोसा एक्स्ट्रा खिलाना आज, ओके, ठीक है साहब। तो कर्तन मंत्र या गिलोटिन, मेरी बात सुनी मैंने क्या कहा आपको कि सभी मंत्रालयों की बजट जो है, सभी मंत्रालयों के बजट पर अलग अलग डिस्कशन होना चाहिए, बार बार उन पर कटौती प्रस्ताव आने चाहिए बार बार, और सभी पर कटौती प्रस्ताव आने के बाद वो अलग अलग पास होने चाहिए। समय ख़त्म हो गया, अब क्या करें साहब? तो लोकसभा अध्यक्ष गिलोटिन का इस्तेमाल करता है। तो गिलोटिन क्या है, इसको जानने से पहले एक चीज़ सुने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही फिर नेपोलियन आया था सत्ता में, एकदम से नहीं आया था, कुछ दिन बाद आया था। फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब फ्रांसीसी जब क्रांति हुई तो उसमें जो है एक पार्टी ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो उसने अपने विरोधियों को पकड़ के झूठे सच्चे मुकदमों में अरेस्ट करना शुरू कर दिया और अरेस्ट करके उन्हें सजाए मौत देना शुरू कर दिया। अब इतना समय नहीं कि मुकदमे चलाए जाएं और फांसी दी जाए, हाँ भाई चलो तुम आओ। तो साहब फांसी की सज़ा देने के लिए, फांसी की सज़ा मतलब मौत की सज़ा देने के लिए वहाँ पर एक मशीन बनाई गई। उस मशीन का नाम था गिलोटिन। ऊपर एक ब्लेड लगा हुआ तगड़ा सा, नीचे आदमी गर्दन लगाई, ब्लेड थोड़ा और गर्दन थोड़ा। उस मशीन को कहते थे गिलोटिन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये मशीन बनी थी और बाद में जिसने ये मशीन बनाई थी उसे भी इसी गिलोटिन से मारा गया था। वक्त की बात, जिसने मशीन बनाई थी उस पर भी मुकदमा चला था किसी मामले में, उसे भी इसी गिलोटिन से मारा गया था। दुनिया में बहुत अत्याचार हुए हैं भाई, ओके। तो इसको कहते हैं गिलोटिन शब्द जो वहाँ से आया। अब यहाँ बजट में कैसे आया गिलोटिन शब्द? बजट में ये फ्रांस से ब्रिटेन में आया गिलोटिन शब्द और ब्रिटेन से फिर भारत में आ गया। इसका मतलब यही है कि जब बजट पास होने का आखिरी दिन है, 5 बज चुके हैं और भाई अभी भी कुछ मंत्रालय रह गए हैं जिन पर डिस्कशन नहीं हुआ है, जिनकी बजट मांग पर डिस्कशन नहीं हुआ है, तो जो हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये कहता है कि भाई चूंकि समय ख़त्म हो गया है, इसलिए जो बाकी मंत्रालय बचे हैं जिनके बजट पर डिस्कशन नहीं हुआ है उन्हें भी पास हुआ मान लिया जाता है। इसे कहते हैं गिलोटिन। तो ये सरकारी विभागों में जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता भी है जिस पर गौर होना चाहिए। बहुत से मंत्रालय हर बार ऐसे होते हैं जो बिना डिस्कशन के ही उनका बजट पास हो जाता है, ओके। चलें साहब, अब तो ये चीज़ मैं भूल गया था, मैं लिखा दिया। अब सारे मंत्रालयों का बजट अलग अलग पास हो गया। अब वित्त मंत्री क्या करेगा, उसे सारे मंत्रालयों के जो मांगे हैं, जिन्हें हम ग्रांट या अनुदान कहते हैं, डिमांड्स कहते हैं, या सारे मंत्रालय का जो बजट है उसे एक फाइल पे इकट्ठा कर लेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा। अब तो PDF फाइल का ज़माना है ना, तो उसे एक फाइल में इकट्ठा कर लिया जाएगा सारे बजट को, और इकट्ठा करने के बाद अब उसे लोकसभा के सामने रखेगा।
पास करने के लिए कि ये साहब भारत सरकार का बजट है और इसे अब लोकसभा पास कर दे। वित्त मंत्रालय उस प्रस्ताव को रखेगा। अब वित्त मंत्रालय बजट को पास करने के लिए ये जो प्रस्ताव रखता है, इस प्रस्ताव को कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक ये बजट का अंतिम रूप है लोकसभा में। ध्यान रखना, लोकसभा में बजट का अंतिम रूप है। क्या सारे बजट पर डिस्कशन हो गया, सभी मंत्रालयों के बजट पर अलग अलग वोटिंग भी हो गई, सभी मंत्रालयों को बजट जो है अलग अलग लोकसभा ने पास कर दिया। ध्यान रखना मेरी बात का, मुझे पानी पीना होगा, इसको पास कर दीजिए। तो अब वित्त मंत्रालय जो है इन सभी मांगों को इकट्ठा करेगा और उन सभी मांगों को जो इकट्ठा हो गई हैं उन्हें एक बिल का नाम दिया जाएगा जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। तो लोकसभा फिर से ध्यान धरना, अलग अलग हर मंत्रालय की जो बजट है, हर मंत्रालय का बजट अलग अलग पास तो किया ही लोकसभा ने डिस्कशन के बाद। अब सभी को इकट्ठा किया जाएगा, एक फाइल में गूंथा जाएगा और उसे नाम दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। अब इसको पास करवाया जाएगा। अब एक सवाल आता है कि जब विनियोग विधेयक, समझ रहे मेरी बात, विनियोग विधेयक का मतलब बजट ही तो है ये। जब विनियोग विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा तो क्या उसमें कोई कटौती प्रस्ताव आएगा? अब नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, अब जब विनियोग विधेयक रखा जाएगा, एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाएगा लोकसभा में, तो अब उसमें कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप पहले ही उसमें कटौती प्रस्ताव ला चुके हैं, उस पर डिस्कशन हो चुका है। अब तो केवल हाँ ना कहनी है। हाँ भैया, जो इसको पास करने के फेवर में वो हाँ कहें और जो फेवर में नहीं है वो ना कहें। तो सत्ता पक्ष का बहुमत होता ही है। तो लोकसभा में ये विनियोग विधेयक पास हो गया। अब देखिए, फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जब जाएगा तो ये धन विधेयक के रूप में जाएगा। धन विधेयक का प्रमाण कौन देगा प्रियंका? राज्यसभा को कौन ये प्रमाण देगा कि ये जो विनियोग विधेयक है धन विधेयक है? कौन देगा प्रमाण? हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष उस पर नोट लगा के भेजेगा कि ये धन विधेयक है। और जैसे ही धन विधेयक के रूप में वो आ गया तो राज्यसभा की शक्तियाँ वहाँ सीमित है, उसकी बात बाद में करेंगे। राज्यसभा भी इस विनियोग विधेयक को पास कर दिया, ठीक है ना। अब विनियोग विधेयक के पास होने का मतलब क्या है? विनियोग विधेयक के पास होने का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार को खजाने से पैसा निकालने का अधिकार मिल गया। ध्यान रखना, कर लगाने का अधिकार नहीं मिला है, पैसा खर्च करने का अधिकार मिल गया। सरकार को खजाने से पैसा खर्च करने का अधिकार मिल गया है। इसी बिल में लिखा हुआ है कि किस मद पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कौन खर्च करेगा। कैग यही तो देखता है ना भाई। अभी जब हम कैग की बात करेंगे इसी क्लास में तो बताएंगे कैग देखता क्या है भाई, किस मद के लिए कितना पैसा आया था और उस मद को खर्च कौन करेगा, किसके सिग्नेचर से ये पैसा निकलेगा, ये सारी बातें बताता है विनियोग विधेयक। ओके, विनियोग विधेयक में जब विनियोग विधेयक चर्चा के लिए रखा जाएगा तो इसमें कोई कटौती नहीं होगी, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, बढ़ा तो सकते हो, अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कटौती नहीं करोगे। इस पर किसी भी तरह का कटौती प्रस्ताव नहीं आएगा। ओके, और इसके पास होने का मतलब यह है कि आपको खजाने से, खजाना कौन सा? संचित निधि है ना, अभी बात करेंगे संचित निधि की। आपको खजाने से पैसा खर्च करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। विनियोग विधेयक पास होने का मतलब ये है। ओके, अब दूसरा आता है वित्त विधेयक। ये क्या लिखा मैंने? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। अब पैसा खर्च तो करने का अधिकार मिल गया, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो इसके लिए सरकार कोई टैक्स लगाएगी। जो वर्तमान टैक्स है उनकी दर बढ़ा भी सकती है। तो लोकसभा में रखा जाने वाला ऐसा बिल जिसके पास होने पर सरकार को अधिकार मिलेगा नए टैक्स लगाने का, जो पुराने टैक्स हैं उनकी दरें बढ़ाने का। जैसे मान लो जीएसटी 18% हो तो 20% कर दो, ठीक है साहब। तो अब ये जो बिल पास होगा जिसमें टैक्स लगाने और वर्तमान टैक्सेस की दरों को बढ़ाने का राइट मिलेगा लोकसभा को, या उसका प्रस्ताव हो, उस बिल को हम कहते हैं वित्त विधेयक, ये फाइनेंस बिल। ये भी राज्यसभा में जाएगा। जब संसद इस वित्त विधेयक को पास कर देगी तो सरकार को अधिकार मिल जाएगा टैक्स लगा करके इनकम वसूलने का। ओके, ठीक है। अब विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों राज्यसभा ने पास कर दिए, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, इसका मतलब बजट पास हो गया। और मैंने यहाँ लिखा मनी बिल। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक जो हैं वो यहाँ पर दोनों ही धन विधेयक हैं। अर्थात बजट जो जाता है लोकसभा से राज्यसभा के पास वो धन विधेयक के रूप में जाता है। और आपको पता ही है धन विधेयक राज्यसभा को आता है उसकी सिफारिशों के लिए। 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने उस बिल को या तो पास कर दे या सिफारिशों सहित लौटा दे। राज्यसभा उस बिल को या धन विधेयक को मना नहीं कर सकती। ये अपनी पिछली क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से बताया। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भी ये जाएगा धन विधेयक के रूप में, ठीक है। राष्ट्रपति के पास भी जो टाइम लिमिट कितनी है? 14 दिन की। ओके, चले आगे चलते हैं। अब इसमें है ना एक शब्द रह गया,
मैं आपको बताते बताते भूल गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर एक शब्द आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको आप लोग लिख लेना। आर्टिकल 112, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, ध्यान रखना। संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं आया, बजट की जगह उसकी जगह आया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, आर्टिकल 112 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सरकार से उसके आय व्यय के लेखों का वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। बस, राष्ट्रपति सरकार से हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उसके आय व्यय का लेखा रखवाएंगे, या आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे, आर्टिकल 112 में। तो अब यहाँ से सवाल बन जाता है कि बजट रखवाता कौन है? राष्ट्रपति रखवाता है। रखता कौन है? वित्त मंत्रालय सरकार रखती है। रखवाता कौन है? राष्ट्रपति रखवाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 112 के तहत। इसमें क्या कहा गया है बजट को? वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलें साहब आगे चलते हैं। अभी कोई ऐसी चीज़ मुझे आ गई समझ में जो मैं भूल गया हूँ, फिर बता दूंगा आपको। आगे चलते हैं, देखना कितने मिनट हो गए इसको, मैं आपसे मिलता हूँ।